Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 5, Change and Development in Industrial Society, from class 12th Sociology textbook, Social Change and Development in India. Earlier in this chapter we discussed about industrialization in the Indian society, features of organized sector, industrialization in early years in independent India, and then we discussed changes in Indian industries due to globalization and liberalization. Today we'll discuss job market. How are jobs found, or you can say how people find jobs. In older days it was from word of mouth, personal relationships, near and dear friends. पहले के टाइम में आपके पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू भी आपकी जॉब लग जाती थी. आप जिस भी फैक्ट्री में काम करते थे, आप अपने एरिया के लोगों को, अपने आप जिस विलेज से उस सिटी में जाके काम कर रहे हो, जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अपने गांव के आसपास के लोगों को, अपने गांव के लोगों को उस फैक्ट्री में जॉब लगवा सकते थे. लेटर इट मूव टू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एड्स. बाद में आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन वगैरह में ऐड आने लगे. अभी भी अगर आप कोई भी, आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता है, आप उसको खोल के देखिए, उसमें आपको जॉब एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा. ऑन द अदर हैंड, पीपल वो आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लाइक आपके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं एंड कारपेंटर्स एट वन एंड टीचर्स वो गे प्राइवेट ट्यूशंस, आर्किटेक्ट हो गए आपके, एंड फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स एट द अदर एंड. ऑल रिलाई ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट और गेट जॉब थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. दे होप देयर वर्क विल बी एन एडवर्टीजमेंट फॉर देम. उनका अपना काम ही उनका एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है. अगर सपोज एक कारपेंटर है, ठीक है, आपने उससे कुछ काम करवाया, आपको उसका काम बहुत पसंद आया, तो आप क्या करोगे, 10 लोगों को उसका नंबर दे दोगे, फ़ोन नंबर, कि ये बहुत बढ़िया काम करता है. मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड लाइफ मच ईजियर फॉर प्लम्बर्स एंड अदर्स who कैन नाउ कैटर टू अ वाइडर सर्कल ऑफ पीपल. ठीक है, थ्रू मोबाइल फ़ोन अब कैसे ईजी हो गया कि कोई आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियंस है, वो ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच है. अब बहुत सारे लोगों के पास उसका नंबर है, तो लोग उसको कॉल करके कभी भी कुछ भी काम होता है तो उसे बुला लेते हैं. Nowadays, there are websites and HR requirement of major companies like MNCs. ठीक है, आज की डेट में आपके वेबसाइट्स के थ्रू आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब लगती है, या आपके किसी भी सेक्टर में थ्रू आपकी, जैसे आपकी naukri.com वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है अपनी जॉब देख सकते हैं. एक और है आपका इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. Employment exchange register your name and qualification and they call you whenever there is a job available. आपके हर सिटी में मोस्टली आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, उसमें आप अपना नाम और क्वालिफ़िकेशन रजिस्टर करवाते हो, और जब भी आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी जॉब अवेलेबल होगी वो आपको कॉल करते हैं. इसमें एक और आपका कंसेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्टर्स. अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जॉब रिक्रूटमेंट एज अ फैक्ट्री वर्कर टेक्स अ डिफरेंट पैटर्न. ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जो आपके जॉब लगती है, जॉब रिक्रूटमेंट होता है, उसका जो पहले जो पैटर्न था वो बहुत ही डिफरेंट था. इन द पास्ट टाइम मैनी वर्कर्स गॉट देयर जॉब थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स. ठीक है, पहले समय में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्टर्स या जॉबर्स के थ्रू जॉब लगती थी. इन द कानपुर टेक्सटाइल मिल्स दीज जॉबर्स वर नोन एज मिस्त्रीज एंड वर दमसेल्व्स वर्कर्स. ठीक है, कानपुर की जो पुरानी टेक्सटाइल्स मिल्स हैं वहाँ पे इन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स को मिस्त्रीज के नाम से भी जाना जाता है. दे आर वर्कर्स इन द फैक्ट्री. ये खुद भी उस फैक्ट्री में काम करते हैं, और जो भी जिस भी जगह को ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ से या जिस भी विलेज को, अपने जान पहचान के लोगों को उसमें अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देते हैं. दे हैड द ओनर्स बैकिंग, दे बॉस्ड ओवर द वर्कर्स. ठीक है, ओनर्स की बैकिंग होती है क्योंकि जान पहचान होती है, और उसके ओनर्स को वो वर्कर्स ला के देते हैं, तो ओनर्स की बैकिंग होती है, इसलिए उन वर्कर्स के ये बॉस भी बन जाते थे. नाउ डेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉबर्स हैज़ कम डाउन. ठीक है, अब आज की डेट में तो ये जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो ना के बराबर है. आज की डेट में अगर फैक्ट्री में अब डिफरेंट पैटर्न है जॉब रिक्रूटमेंट का. मैनी कंपनीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड
आउटसोर्सिंग। बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता है, जो काम होता है वो आउटसोर्स किया जाता है। आउटसोर्स आपके उसमें आता है एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, गार्डनिंग, केटरिंग, और आउटसोर्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मे नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो ये सारे काम आपके, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं आउटसोर्सिंग में आते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कंपनी जो भी उसका पूरा, सपोज जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मारुति कार है, ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड। तो मारुति कार में बनने में जो जो भी सामान आपका लगता है वो सारा कंपनी तो नहीं बनाती है, उसमें क्या करती है वो आपके कुछ काम आउटसोर्स कर देती है, दूसरी छोटी कंपनियों को दे देती है बनाने के लिए। सपोज जैसे की है, लॉक है, नट बोल्ट्स हैं, ये। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, पहले हम एडवांटेजेस लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनल प्रोडक्ट। अब आउटसोर्सिंग के थ्रू आपको क्या होता है, मोस्टली आपको लेबर चीप पड़ता है, आपको जो भी आप सामान बनवा रहे हो वो आपको थोड़ा चीप पड़ता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप फाइनल प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। नो एडिशनल हर्डल्स फॉर ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस आपकी नहीं होंगी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सारा काम अपनी ही कंपनी से कराओगे, अलग अलग प्लांट में किसी जगह नट बोल्ट बन रहा है, किसी जगह कुछ, तो आपको जितने सारे आपके वर्कर्स होंगे उतना आपको ट्रेड यूनियंस का भी डर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं उसमें। डू नॉट वांट यूनियन टू बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, वही बात होगी कि आपके अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप काम करोगे, सारा अपनी ही कंपनी के थ्रू करवाओगे अलग अलग प्लांट्स में, तो यूनियन नहीं बन पाएंगी आपकी, अगर आउटसोर्सिंग में आप काम दे दोगे। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। इफ द सप्लायर डू नॉट सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑन टाइम, इट इज़ अप टू द कंपनी टू मेक अप लॉस्ट टाइम एंड मेक द वर्कर्स वर्क ओवर टाइम, ठीक है। अगर टाइमली आपको वो प्रोडक्ट वहाँ से नहीं बन के आ पा रहा है जहाँ आपने आउटसोर्सिंग के लिए दिया है, तो कंपनी का टाइम वेस्ट होगा, और जितना लेट आएगा तो वर्कर्स को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट डन ओनली फॉर मनी बट गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ कंपनी। जो आउटसोर्सिंग होती है, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज, ज़रूरी नहीं है कि पैसों के लिए ही करवाते हैं, कितनी बार गुडविल के लिए और कंपनी की रेपुटेशन के लिए भी काम आउटसोर्स कराया जाता है। द क्वालिटी में नॉट बी अप टू द मार्क। बहुत बार ये होता है कि जो क्वालिटी आपको चाहिए जैसी, कितनी बार अप टू द मार्क नहीं आ पाती, जैसा आप काम चाहते हैं, जैसा आप प्रोडक्ट चाहते हैं अपना। वन हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली विजिलेंट टू इन्वॉल्व दैट द क्वालिटी इज़ मेंटेन, ठीक है। अब आपका आउटसोर्सिंग के थ्रू जो भी काम आ रहा है उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि जो क्वालिटी है उस काम की वो सही है नहीं है, हमेशा उस पर नज़र रखनी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम स्लेवरी, स्लेव्स टू टाइम। द बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर इज़ टू कंट्रोल वर्कर्स एंड गेट मोर वर्क आउट ऑफ दैम। किसी भी फैक्ट्री में आपका जो कोई भी, अगर मैनेजर का बेसिक टास्क क्या होता है, वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल रखना और उनसे मैक्सिमम काम लेना। मैक्सिमम काम आप कैसे ले सकते हैं वर्कर से? देयर आर टू मेन वेज ऑफ मेकिंग वर्कर्स प्रोड्यूस मोर। वो कौन से दो तरीके हैं? वन इज़ टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स, ठीक है, या तो वर्किंग आवर्स आप इंक्रीज़ कर दीजिए उनके, एंड द अदर इज़ टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन टाइम पीरियड, या उस गिवन टाइम पीरियड में आप जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया जाए, प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, उसी टाइम पीरियड में आपको वही चीज़ ज़्यादा बनानी है। अब मशीनरी हेल्प्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ होगा? थ्रू मशीनरी, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स द डेंजर दैट इवेंचुअली मशीन्स विल रिप्लेस वर्कर्स, ठीक है। बट इसमें एक आपका डेंजर है, वो क्या है कि जो मशीनरी है, मशीनरी के थ्रू जब काम होगा तो वर्कर्स उतने ज़्यादा नहीं चाहिए होंगे, वो मशीनरी वर्कर्स को रिप्लेस कर देगी। तो इसीलिए आपके जो कार्ल मार्क्स थे एंड महात्मा गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मैकेनाइजेशन को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए डेंजर बताया था, मतलब मशीन के थ्रू जो काम करना। इसमें आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है टेलरिज्म।
द कंसेप्ट ऑफ टेलरिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू द IT सेक्टर इन विच ईच पर्सन डज हिज हर वर्क एट अ गिवन टाइम स्पैन। ठीक है, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर आपने वो अपना काम पूरा करके देना है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ टेलरिज्म हैज़ बीन अप्लाइड टू द IT सेक्टर, और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज़ होता है ये, बट IT सेक्टर में ज़्यादा होता है। अब टेलरिज्म होता क्या है? टेलरिज्म आपका जो इन्वेंट किया था वो एक अमेरिकन थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ये आपका बोर्ड पेपर्स में कितनी बार आपके 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज़ टेलरिज्म। ठीक है, तो अमेरिकन थे, उन्होंने फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इन्वेंटेड दिस सिस्टम इन 1890s which he called scientific management. It is also known as Taylorism और industrial engineering. ठीक है, तो 3 नामों से जाना जाता है ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट याद रखना, टेलरिज्म एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब इस सिस्टम में होता क्या है? अंडर हिज सिस्टम ऑल वर्क वॉज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, पूरे वर्क को ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है अलग अलग रिपीटेटिव एलिमेंट्स में, एंड डिवाइडेड बिटवीन वर्कर्स, और वर्कर्स को वो अलग अलग काम दे दिया जाता है उनके स्किल के अकॉर्डिंग। वर्कर्स वर टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच एंड हैड टू फुलफिल अ सर्टेन टारगेट एवरी डे। ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टॉप वॉच को लेके अपना जिस भी टाइम पीरियड में उनको जो टारगेट दिया जाता है उस दिन के अंदर उन्होंने ये काम करना है तो वो पूरा फुलफिल करते हैं। Production was further speeded up by the introduction of the assembly line. Each worker sat along a conveyor belt. ठीक है, असेंबली लाइन के थ्रू अब प्रोडक्शन को आगे और बढ़ाया जाता है, फर्दर उसको स्पीड अप करने के लिए, जल्दी करने के लिए। तो हर वर्कर्स को एक कन्वेयर बेल्ट के आगे बैठा के उसका काम कराया जाता है। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? अ कंटिन्यूस मूविंग बैंड ऑफ फैब्रिक, रबर या मेटल, किसी भी चीज़ का होता है, यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में के आगे जो भी वर्कर बैठा होता है हैज़ असेंबल्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उसका खाली उसको एक काम करना है। सपोज़ जैसे कोई क्या कहते हैं, आपकी वॉच की कंपनी है, सपोज़ जैसे आपकी टाइमेक्स हो गई। ठीक है, तो अगर कोई वॉच आपकी असेंबल हो रही है तो उसमें जो एक वर्कर है वो खाली कोई निडल लगा रहा है ना, कोई उसका ग्लास लगा रहा है, इस तरीके से। द स्पीड ऑफ वर्क कुड बी सेट बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, स्पीड को कैसे आपके वो किया जाता है, सेट किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे वर्कर्स वो काम करता जाएगा उसकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपका टेलरिज्म के अंदर आता है। द मोर मैकेनाइज्ड एन इंडस्ट्री गेट्स द फ्यूअर पीपल आर एम्प्लॉयड। ठीक है, जितनी इंडस्ट्रीज आपकी मैकेनाइज्ड होंगे उतने कम लोगों को जॉब मिलेगी। मैकेनाइज्ड मतलब होता है मशीन के द्वारा जो भी जितना भी आपका काम होगा मशीनरी के थ्रू। बट दे टू हैव टू वर्क एट अ पेस ऑफ द मशीन। ठीक है, और दूसरा उनको जो भी वर्कर्स वहाँ पे उन्हें मशीन के पेस के अकॉर्डिंग, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन मारुति उद्योग लिमिटेड 2 cars rolls off the assembly line every minute. Workers get only 45 minutes rest in the entire day. कि वहाँ पे पूरे दिन में 45 मिनट्स का रेस्ट मिलता है वर्कर्स को। 2 टी ब्रेक्स ऑफ 7.5 minutes each and 1 lunch break of half an hour. अब most of them are exhausted by the age of 40 and take voluntary retirement. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स क्या होते हैं, डेली जाके वही आपने काम करना है और आपको कुछ ब्रेक भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस काम को करते करते, और एट द एज ऑफ 40 वो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। वाइल प्रोडक्शन हैज़ गॉन अप, द नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स इन द फैक्ट्री हैज़ गॉन डाउन. The firm has outsourced all services like cleaning, security as well as manufacture of parts, as I told you earlier. अब जो आपका IT सेक्टर है, IT सेक्टर में भी टेलरिज्म जो का कंसेप्ट है ये आपका यूज़ होता है। IT सेक्टर में क्या होता है आपका नाइट आउट, द प्रोफेशनल वर्क द होल नाइट बट दिस इज़ नॉट द सेम एज ओवर टाइम बट दिस इज़ वॉलेंट्री। जो प्रोफेशनल होते हैं वो पूरी रात काम करते हैं, लेकिन इससे ये आपका क्या है, नॉट द सेम एज ओवर टाइम।
दिस इज़ वॉलेंटरी। नेक्स्ट आपका है फिक्स टाइम। देयर इज़ नो फिक्स टाइम बट हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स। कोई फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन आपको 8 आवर्स अपना जो ड्यूटी है वो करनी ही करनी है, अपना काम करना है। एंड कैन सेलेक्ट देयर टाइम स्लॉट वर्किंग आवर्स, और वो अपना टाइम स्लॉट और वर्किंग आवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कितनी बार कंपनी ही प्रोवाइड करती है। सपोज़ जैसे कभी नाइट शिफ्ट लग रही है, कभी इवनिंग शिफ्ट लग रही है, कभी डे शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, तो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो रोटेशन में चलते रहते हैं। कभी 15 दिन किसी की नाइट शिफ्ट लग गई, फिर किसी की, फिर उसके बाद किसी दूसरे की लग गई, दूसरे पर्सन की। देयर आर 3 cities विच आर द हब ऑफ IT: Bangalore, also known as Silicon City; Hyderabad, also known as High Tech City; and Gurgaon, known as Cyber City. The cater to needs of the people. Eating joint shops, hotels, etc. are open overnight, creating employment and cater to these people. अब इन IT सेक्टर्स में जो लोग भी काम करते हैं, वहाँ 24 आवर्स काम हो रहा है आपका, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, तो 24 आवर्स वहाँ पे काम चल रहा है। तो उसके आसपास का जो भी एरिया है, वहाँ पे जो आपके शॉप्स हैं, होटल्स हैं, वो आपके 24 आवर्स ओपन रहते हैं। उससे क्या होता है, आपको वहाँ पे जो आसपास लोग हैं वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, और दूसरा जो लोग उस जगह पे काम कर रहे हैं वो उन लोगों की नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं। 3 रीज़न्स फॉर स्टेइंग ओवरनाइट। अब IT सेक्टर्स में जो रुकते हैं लोग, रात को काम करते हैं, उसके 3 रीज़न हैं। टू फिनिश वर्क: इफ़ यू आर अनेबल टू फिनिश योर वर्क, द अदर पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू देयर वर्क। ठीक है, जब तक आप अपना काम है वो पूरा नहीं करोगे, तो आगे जो दूसरा पर्सन है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम आपके काम पर डिपेंड होगा। जब आप उसको पूरा करके दोगे, आगे का वो करेगा। दे डू इट टू प्लीज़ द बॉस। और थर्ड रीज़न ये है कि अपने बॉस को खुश करने के लिए वो ओवरनाइट स्टे करते हैं। अब इसमें आपका जो जॉइंट फैमिलीज़ है are going up as both parents are working and they need to keep grandparents and children secure. ठीक है, इसमें जॉइंट फैमिलीज़ का कंसेप्ट भी आपका क्या कहते हैं आ जाता है। कितनी बार जॉइंट फैमिलीज़ मतलब जब पेरेंट्स दोनों वर्किंग होंगे तो बच्चों को देखने के लिए क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट्स आपके आ जाते हैं साथ में रहने के लिए। तो जॉइंट फैमिली जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, वो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट दोबारा से आ गया। और अगर नहीं हो पाता तो वो क्या कहते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो क्रैच वगैरह में अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं।